चलिए बच्चों, आज हम लोग स्टार्ट करते हैं वेक्टर, ठीक ना। और तुम ध्यान देना, सब सुनो बता रहे हैं। वेक्टर में हम लोग सबसे पहले वेक्टर के प्रकार पढ़ेंगे, टाइप्स ऑफ वेक्टर। और इसमें सबसे महत्वपूर्ण चीज है एकांक सदिश, ठीक ना। एकांक सदिश के बारे में पढ़ा जाएगा, उस पर कुछ क्वेश्चन भी आएंगे और उस पर क्वेश्चन बोर्ड में पूछा भी जाता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वेक्टर से। अच्छा बताओ, सुनो यार, कक्षा 11 में तुम सब वेक्टर पढ़े होगे हल्का फुल्का। कक्षा 11 में जो वेक्टर पढ़ा गया स्टार्टिंग में वही हम लोग पढ़ाएंगे और कुछ आगे चर्चा नहीं किया जाएगा। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं वेक्टर का रिप्रेजेंटेशन। यार वेक्टर को हम लोग कैसे प्रदर्शित करते हैं? तो ये बच्चों, वेक्टर को एक तीर से प्रदर्शित किया जाता है। तीर की जो लंबाई होती है ना, यह इसके परिमाण को बताता है, मैग्नीट्यूड। और तीर का जो नोक है यह इसके दिशा को बताता है। तो कुल मिलाजुला कर किसी भी सदिश को प्रदर्शित करने के लिए परिमाण चाहिए और क्या चाहिए? दिशा चाहिए। ठीक, तो परिमाण चाहिए, परिमाण के साथ साथ क्या चाहिए भैया? दिशा। क्लियर हो गया एकदम अच्छे से। यानी जो तीर की लंबाई होती है वह परिमाण के बारे में बताती है और जो तीर का नोक होता है वह दिशा के बारे में बताता है। परिमाण का मतलब होता है मेरे बच्चों न्यूमेरिकल वैल्यू। आप ऐसे समझिए ना, परिमाण का मतलब होता है न्यूमेरिकल वैल्यू, ठीक ना। जैसे आप ऐसे समझिए, आप 5 केजी चीनी खरीदने गए तो केजी तो उसका मात्रक हो जाएगा और जो 5 होता है ना, 5 वह उसका मैग्नीट्यूड होता है, परिमाण होता है। यानी जो न्यूमेरिकल वैल्यू होता है उसी को हम लोग क्या कहते हैं भैया? परिमाण कहते हैं। क्लियर एकदम अच्छे से। तो यह बात याद रखिएगा कि वेक्टर को हम लोग एक तीर से रिप्रेजेंट करते हैं। तीर की लंबाई परिमाण बताता है और उसका नोक क्या बताता है बच्चा? दिशा बताता है। अब उसके बाद हम लोग देखते हैं मेरे बच्चों वेक्टर के प्रकार। और देखिएगा, हिंदी में लिखिए चाहे अंग्रेजी में लिखिए, कोनो दिक्कत नहीं है। टाइप्स ऑफ वेक्टर। तो एक होता है मेरे बच्चों समान सदिश, यानी समान वेक्टर। अब समान वेक्टर क्या होता है भैया? दो वेक्टर ए और बी समान वेक्टर कहलाएंगे जब दोनों वेक्टरों का परिमाण और दिशा दोनों आपस में बराबर हो। ठीक, जैसे मान लीजिए हमने लिखा एक वेक्टर ए, ऐसे ड्रॉ कर दिया, और इसी के दिशा में, इसी के डायरेक्शन में हमने एक वेक्टर बी ले लिया। वेक्टर ए और वेक्टर बी के तीर की लंबाई हमने बराबर रखी, तो हम लोग बोलेंगे भैया वेक्टर ए और वेक्टर बी आपस में क्या है? बराबर है। यानी दो वेक्टर ए और बी समान वेक्टर कहलाएंगे कब? जब उन दोनों वेक्टरों का परिमाण और दिशा दोनों आपस में क्या रहे? बराबर रहे। अब जैसे मान लीजिए इस पर कोई क्वेश्चन पूछ दे कि कह दे कि मान लीजिए एक दे रखा है वेक्टर एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड के कैप, या बराबर है बच्चों 2i कैप माइनस 3j कैप प्लस 4k कैप के। आप तनी ध्यान दीजिएगा, सुनिए। ऐसे क्वेश्चन में लिख देते हैं सब, कहते हैं सब कि एक्स वाई जेड का मान बताइए। ठीक, एक्स वाई जेड का मान बताना है और क्वेश्चन में कह देते हैं सब कि भैया एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड के कैप बराबर इतना है। तो आपसे बोलेगा नहीं कि क्वेश्चन में यह समान सदिश है। अरे भैया बीच में बराबर का चिन्ह दे दिया है, तो इसका मतलब यह हो गया कि दोनों वेक्टर बराबर हैं। बात समझ में आ गया? तो अब देखिएगा, तो यह दोनों वेक्टर तभी बराबर हो सकते हैं कि जब आई वाला आई वाले के बराबर हो, जे वाला जे वाले के बराबर हो और के वाला किसके बराबर हो बच्चा? के वाले के। तो यहां पर ये बताइए, आई कैप के आगे 2 है, यहां पर आई कैप के आगे x है, तो यहां से x बराबर कितना हो जाएगा भैया? 2 हो जाएगा। यहां पर जे कैप के आगे y है, यहां पर जे कैप के आगे -3 है, तो y बराबर हो जाएगा मेरे बच्चों -3। के कैप के आगे z है, के कैप के आगे 4 है, तो यहां से z बराबर हो जाएगा बच्चों 4। खत्म कहानी। तो ऐसे कभी कल क्वेश्चन दे देते हैं सब, ऐसे यहां से क्वेश्चन आने का चांस बहुत कम रहता है ना। अब इतना रद्दी टाइप क्वेश्चन थोड़ी देंगे सब कि दलिद्र वाला क्वेश्चन दे दिए सब, कह दिए सब कि बताइए एक्स वाई जेड का मान क्या होगा, बीच में बराबर का चिन्ह है, तो कोई बच्चा लगा लेगा भाई, है ना। लेकिन हाँ, वहां पर बोलेगा नहीं कि दोनों वेक्टर बराबर है, बीच में बराबर का सिंबल दे दिया, तो यहां से हम लोग जान जाएंगे भैया कि दोनों वेक्टर क्या है? इक्वल है। और अगर दोनों वेक्टर इक्वल है तो आई वाला आई वाले के बराबर होगा, जे वाला जे वाले के बराबर होगा, के वाला के वाले के बराबर होगा। क्लियर एकदम अच्छे से। तो डेफिनेशन नहीं लिखवा रहे बच्चों, बस आप लोग ऐसे समझिए कि दो वेक्टर ए और बी कब समान सदिश कहलाएंगे, कब समान वेक्टर होंगे, इक्वल वेक्टर होंगे, जब दोनों वेक्टरों का परिमाण और दिशा दोनों आपस में क्या हो? बराबर हो। क्लियर एकदम अच्छे से। चलिए नोट करिए, यहां तक जल्दी से नोट करिए। यही में कितना मिले को एकदम इतना थियरी लिखवा देते हैं सब, जिंदगी नरक कर देते हैं सब। खाली समझिए, 11th में आप लोग पढ़वे किए हैं, बस वेक्टर स्टार्ट हो गया भाई। अब न्योता नन जाके देख पड़ी कि हाँ चला वेक्टर स्टार्ट होता हो, हरदी उर्दी लेके चला जाए। एक बार और समझा दें, सुनो बता रहे हैं, तन ध्यान देना। सबसे पहले हमने बोला कि भाई वेक्टर को हम लोग एक तीर से रिप्रेजेंट करते हैं। जो तीर की लंबाई होती है वो परिमाण को बताता है और जो तीर का नोक होता है वह दिशा को बताता है। यानी किसी भी वेक्टर को प्रदर्शित करने के लिए दो चीजें चाहिए, एक परिमाण चाहिए और एक दिशा चाहिए। अब सुनो, वेक्टर के प्रकार पर हम आए तो सबसे पहले हम बताएं समान वेक्टर क्या होता है। दो वेक्टर ए और बी समान वेक्टर कब कहलाएंगे? जब दोनों वेक्टरों का परिमाण और दिशा बराबर हो, यानी तीर की लंबाई बराबर हो और उनका नोक एक ही दिशा में हो।
ठीक ना। अब जैसे हमने क्वेश्चन कर दिया कि यार एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड के कैप बराबर 2i कैप माइनस 3j कैप प्लस 4k कैप, बीच में बराबर का चिन्ह दे दिया, आपको बताना है एक्स वाई जेड का मान क्या होगा। तो बीच में अगर बराबर का चिन्ह दे दिया, इसका मतलब यह हो गया कि दोनों वेक्टर बराबर हैं आपस में, और जब दो वेक्टर आपस में बराबर होंगे तो आई वाला आई वाले के बराबर होगा, जे वाला जे वाले के बराबर, के वाला के वाले के बराबर। यानी यहां पर आई कैप के आगे x है, यहां पर आई कैप के आगे 2 है, तो x इक्वल टू 2, y इक्वल टू -3, z इक्वल टू 4, खत्म कहानी। क्लियर है एकदम अच्छे से। अब इसके बाद ये बच्चों, यह तो हो गया समान सदिश, इक्वल वेक्टर। अब इसके बाद हम तनी चर्चा करने जा रहे हैं, तो ध्यान दीजिएगा, एक बड़ा इंपॉर्टेंट है और उस पर क्वेश्चन आता भी है बोर्ड के पेपर में। इसके बाद तनी हम लोग चर्चा करें संरेखीय सदिश, कोलिनियर वेक्टर। देखिएगा, संरेखी बोलेगा चाहे समांतर बोलेगा, दोनों को लगाने का तरीका एक ही है यार। संरेख का मतलब जो लोग एक ही दिशा में हो, एक ही दिशा में, खाली उनका दिशा, संरेख मतलब एक ही रेखा पर स्थित हो। तो दिशा बराबर होना चाहिए, लेकिन परिमाण बराबर हो ये ऐसा जरूरी नहीं है। बात समझ में आ गया। इसको कोलिनियर वेक्टर कहते हैं इंग्लिश में। तो यार कोलिनियर वेक्टर होता क्या है बेसिकली, पहले इसकी चर्चा कर ली जाए। हम लोग कहेंगे देखिए कि दो सदिश वेक्टर ए व वेक्टर बी, ठीक ना, संरेख होंगे जब वेक्टर ए वेक्टर बी के बराबर ना हो, लेकिन कुछ कोई नंबर कॉमन लेने पर बराबर आ जाए। वेक्टर ए वेक्टर बी के बराबर ना हो, कोई नंबर कॉमन लेने पर बराबर आ जाए, तो इसे हम लोग क्या कहेंगे, संरेख। समझ में आ गया। या आप उल्टा भी बोल सकते हैं कि सर जी वेक्टर बी बराबर लेमडा टाइम्स वेक्टर है, ये भी तो हो सकता है सर जी। हाँ बिल्कुल हो सकता है एकदम। चाहे संरेख बोलेगा चाहे समांतर बोलेगा, सॉल्व करने का तरीका यही है ना। अगर दो वेक्टर दिया रहेगा कि बोले दो वेक्टर ए और बी संरेख है, सिद्ध कीजिए, तो कुछ मत करिएगा आप लोग, सुनिए बता रहे हैं। वेक्टर ए और वेक्टर बी देखिएगा, उसके बाद दोनों में से किसी एक में से कोई नंबर कॉमन ले लीजिएगा। जैसे मान लीजिए क्वेश्चन एक करवा दें, हम दे रखा है क्वेश्चन में वेक्टर ए बराबर, सपोज कर लेते हैं, मान लीजिए वेक्टर ए बराबर दे रखा है 2i कैप प्लस 3j कैप प्लस 4k कैप, और इसके बाद ये मेरे बच्चों वेक्टर बी बराबर दे रखा है 4i कैप प्लस 6j कैप और प्लस 8k कैप। आपको कह रहा है कि सिद्ध कीजिए कि दोनों वेक्टर क्या है भैया, संरेख है। तो कुछ नहीं करना है बच्चों, बस ठीक ना। ये बताइए वेक्टर बी में से अगर हम दो कॉमन कर लें तो क्या वेक्टर ए मिल जाएगा? तो कुछ नहीं करेंगे, बस वेक्टर बी में से आप दो कॉमन कर लीजिए, तो 2i कैप प्लस 3j कैप और प्लस क्या भैया 4k कैप। क्लियर एकदम अच्छे से। तो ये बताइए वेक्टर बी में से अगर हमने दो कॉमन कर लिया, वेक्टर ए मिल गया, तो ये बताइए इस डेटा के जगह पर वेक्टर ए लिख सकते हैं क्या? तो देखिए वेक्टर बी बराबर 2 टाइम्स वेक्टर ए हम लोग बोल सकते हैं, इसलिए वेक्टर ए व वेक्टर बी क्या है बच्चों, संरेख हैं। तो अगर कोई बोले कि सिद्ध कीजिए कि दो वेक्टर संरेख है, तो बहुत आसान है एकदम, बहुत इजी है, कुछ नहीं करना है। आप देखिए दोनों में से निहारिए उसको ध्यान से, देखिए कि भैया क्या कॉमन आ रहा है किसी में से। देखिएगा दोनों में से किसी एक में से कोई ना कोई डेटा जरूर कॉमन आ जाएगा, ठीक ना। ऐसा हो ही नहीं सकता नहीं कॉमन आए, ठीक है ना। चलिए भाई इसको नोट करिए तो जल्दी से। अब ये तो दो वेक्टर वाला, इसके बाद ये मेरे बच्चों हम लोग तीन वेक्टर वाला देखेंगे कि अगर कोई कहते तीन वेक्टर सिद्ध कीजिए कि संरेख, और तीन वेक्टर वाला क्वेश्चन आता भी है। नोट करिए जल्दी से। ठंडी बहुत पड़ रही है, काहे सिल्ली का चार है, पोंटा फेंकोगे क्या हो रही है? हाँ अभी तो कई लोग इनमें सूर्य सार किए हैं, तो इससे प्रूफ हो गया कि भाई ठंडी बहुत ज़्यादा है। तो ठंडी इतना ज़्यादा है दिमाग क्लियर हो जा रहा है। हमको तो नहाया 15 दिन 16 दिन हो गया। कौन जाएगा अपने शरीर को कष्ट देने यार। हाँ अरे अब ठीक ना, जब गर्मी होगा तो अपने नहा लिया जाएगा, कौन दिक्कत है। अब ये बच्चों तीन वेक्टर अगर कहा दे संरेख सिद्ध करने के लिए, क्या बात है सर जी, तीन वेक्टर संरेख कहा दिया सिद्ध करने के लिए। या तो तीन वेक्टर बोलेगा चाहे तीन बिंदु बोलेगा, चाहे तीन बिंदु बोलेगा चाहे तीन वेक्टर बोलेगा, कहेगा सिद्ध कीजिए कि तीनों बिंदु क्या है, संरेख है। तो कुछ मत करना, पहले वाले के साथ आई जे के लगा देना, उसको वेक्टर ए मान लेना। दूसरे वाले के साथ आई जे के लगा देना, वेक्टर बी मान लेना। तीसरे वाले के साथ आई जे के लगाना, उसको वेक्टर सी मान लेना। जैसे मान लीजिए कि आपको सिद्ध करना है कि वेक्टर ए वेक्टर बी और वेक्टर सी यह संरेख है, सिद्ध करना है। कैसे सिद्ध करेंगे सर जी? तो दो वेक्टर वाला तो हम लोग जानते हैं कि भैया दोनों वेक्टरों में से किसी एक में से कोई नंबर कॉमन लेने पर अगला वेक्टर आ जाएगा। अब तीन वेक्टर वाला कैसे किया जाए, तो देखिए इसको सॉल्व करने का तीन तरीका है। पहला मेथड देखिए, आप वेक्टर ए वेक्टर बी वेक्टर सी तीन वेक्टर दिया रहेगा, किसी एक वेक्टर को पकड़ लीजिए। जैसे मान लीजिए हम वेक्टर ए को पकड़ लिए, और ए को पकड़ के जो बचे हुए वेक्टर हैं उनके साथ आप पोजीशन वेक्टर निकालिए, स्थिति सदिश। आप लोग फिजिक्स में पढ़े होंगे स्थिति सदिश, पोजीशन वेक्टर। और स्थिति सदिश हमेशा मूल बिंदु यानी ओरिजिन के सापेक्ष निकाला जाता है। तो आप वेक्टर ए को पकड़िए और ए को पकड़कर, ठीक ना,
आप बी के साथ इसका पोजीशन वेक्टर निकालिए, यानी आपको ए बी वेक्टर मिल जाएगा। और देखिए अगर आपको ए बी वेक्टर निकालना तो बहुत आसान है, जैसे मान लीजिए जो लोग नहीं पढ़े उनके लिए हम बता रहे हैं। अगर आपको ए बी वेक्टर निकालना है, यानी ए का बी के साथ पोजीशन वेक्टर निकालना है, तो ये मेरे बच्चों आप दूसरे में से पहले वाले को घटा दीजिएगा। वेक्टर बी माइनस वेक्टर ए, घटाने वाला प्रोग्राम आप लोग कर लेंगे। और तनिक खूबसूरत दिखाई दे इसके सतवा ओ लगा दीजिएगा। क्या लगा दीजिएगा? क्योंकि पोजीशन वेक्टर स्थिति सदिश हम लोग हमेशा ओरिजिन के रिस्पेक्ट में निकालते हैं। तो ए बी का मतलब क्या हो गया? बी माइनस ए। अब उसके बाद ए को पकड़े हैं आप, अब सी के साथ पोजीशन वेक्टर निकालिए, ए सी वेक्टर। तो ए सी का मतलब क्या हो गया मेरे बच्चों? सी माइनस ए। क्यों? सी माइनस ए। अब बताइए आपको ए बी और बी ए सी दो ही वेक्टर मिल गया क्या? जो आप सोच रहे थे कि दो वेक्टर मिल जाए तो हमारा काम हो जाएगा, क्यों? अब इन दोनों वेक्टरों में निहारिएगा, देखिएगा दोनों में से किसी एक वेक्टर में से कोई नंबर कॉमन लेने पर अगला वेक्टर आ जाएगा। अब तो ये एक तरीका हो गया कि मतलब तीन वेक्टर को आप दो वेक्टर में कन्वर्ट कर लेंगे। अब ये बच्चों सुनो बता रहे हैं, एक दूसरा मेथड, ये पहला मेथड है या फर्स्ट मेथड है। दूसरा मेथड जो बताएंगे मन करेगा यार एग्जाम में लगाइएगा, मन करेगा तो मत लगाइएगा क्योंकि वो आपके किताब में नहीं दिया है। अब सेकंड मेथड क्या है? सभी लोग यार डिटर्मिनेंट पढ़े हैं, सारे पढ़े हो क्या? बस खत्म कहानी। पहला जो वेक्टर दिया है ना, अगर वेक्टर दिया है तो आई जे के हटा देना तो बिंदु मिल जाएगा। जैसे मान लो हमने एक वेक्टर लिखा, वेक्टर ए बराबर एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप अब प्लस जेड के कैप। तो यहां से कुछ मत करना मेरे बच्चों, अगर इसको बिंदु रूप में लिखना होगा तो आई जे के हटा के क्या लगा देना? कोमा। बात समझ में आ गया? तो एक्स वाई जेड ये इसका बिंदु रूप हो गया, ठीक ना। जैसे मान लीजिए एक वेक्टर दे रखा, वेक्टर बी बराबर 2i कैप माइनस 3j कैप और प्लस 4k कैप। तो अगर इसको बिंदु रूप में लिखना है तो 2, माइनस 3, 4। अरे आई जे के जो होता है वह एकांक सदिश होता है, लंबकोणीय एकांक सदिश। इसका मतलब होता है आई कैप का मतलब एक्स अक्ष पर आप 2 मात्रक चलिए, जे कैप का मतलब वाई अक्ष पर आप -3 मात्रक चलिए, जेड अक्ष पर 4 मात्रक चलिए। इनका मतलब यही होता है। तो ये मेरे बच्चों सेकेंड मेथड यह कहता है कि भैया आप पहले वाले वेक्टर को ले लीजिएगा, वहां का आई जे के हटा दीजिए, आपको बिंदु रूप मिल जाएगा। और उसके बाद जो बिंदु मिलेगा, पहला बिंदु, उसको पहले वाले पंक्ति में रख दीजिएगा। जैसे मान लीजिए वेक्टर ए का मान है a1 आई कैप, मान लेते हैं अपने तरफ से। वेक्टर ए का मान है, मान लेते हैं a1 आई कैप प्लस b1 जे कैप और प्लस c1 के कैप। वेक्टर बी का मान लिया जाए मेरे बच्चों a2 आई कैप प्लस b2 जे कैप और प्लस c2 के कैप। और वेक्टर सी का मान लिया जाए मेरे बच्चों a3 आई कैप b3 जे कैप और c3 के कैप। तो कुछ मत करिए, आप यहां से आई जे के हटा दीजिए तो a1 b1 c1 मिल जाएगा। मिल गया क्या? सरिया दीजिए पहले पंक्ति में a1 b1 c1। आई जे के हटा दीजिएगा तो a2 b2 c2 मिलेगा। दूसर के पंक्ति में सरिया दीजिए। आई जे के हटा दीजिए तो a3 b3 c3 मिल जाएगा। तीसर के पंक्ति में सरिया दीजिए और इस डिटर्मिनेंट को आप डेल्टा मान लीजिए। क्या मान लीजिए? क्या इस सारणिक को आप लोग हल नहीं कर लेंगे? अरे भाई पढ़े होंगे भाई, ये तो सबसे आसान होता है, प्लस माइनस प्लस। क्यों? पहले वाले को पकड़ेंगे नहीं ढकेंगे, दोनों ढकना है, एक ठो नहीं ढकना, स्तंभ और पंक्ति दोनों ढकना है, ठीक ना। हाँ तो ये बच्चा यदि अगर मान लीजिए इनको सॉल्व करने पर यदि इसका वैल्यू 0 आ गया, डेल्टा 0 आ गया, तो बोलेंगे तो बिंदु संरेख होंगे, यानी बिंदु या वेक्टर, तो वेक्टर ए, वेक्टर बी व वेक्टर सी संरेख होंगे। तो यह सेकंड मेथड है बच्चों, ठीक ना। तो पहला मेथड अगर कह रहा कि 3 बिंदु सिद्ध कीजिए कि संरेख है, 3 वेक्टर या 3 बिंदु, आप पकड़िए किसी एक को, ठीक ना, पहले, ठीक ना। कह रहे हैं ना हमारा ध्यान आप लोगों की तरफ चला जा रहा है। हाँ जब अकेले में बनाएंगे तो मजा आएगा, तब ना फराक पहन के नाचेंगे इनमें। तो वेक्टर ए, वेक्टर बी, वेक्टर सी, जैसे मान लीजिए आपको सिद्ध करना 3 वेक्टर संरेख है, तो आप किसी एक को पकड़िए, ए बी और ए सी निकालिए। जैसे ए को पकड़ के हमने ए बी और ए सी निकाल दिया, अब 2 वेक्टर मिल गया, वही पुराना तरीका एकदम आराम से भैया, ठीक ना।
किसी एक वेक्टर में से कोई नंबर कॉमन लेने पर अगला वेक्टर आ जाएगा। और अगर मान लीजिए दूसरा मेथड यह कहता है कि आप पहले वाले वेक्टर का जो बिंदु है उसको सारणी के पहले वाले पंक्ति में रखिए, दूसरे वाले वेक्टर का जो बिंदु है उसको सारणी के दूसरे वाले पंक्ति में रखिए, तीसरे वाले वेक्टर का जो बिंदु है उसको सारणी के तीसरे पंक्ति में रखिए। देखिए यहां पर C3 छूट गया है और इसको डेल्टा मान लीजिए, इस सारणी को डेल्टा मानिए और उसके बाद इसको हल करिए। हल करने पर अगर 0 आ गए तो तीनों बिंदु क्या होंगे, संरेख, या तीनों वेक्टर क्या होंगे, संरेख होंगे। चलिए नोट करिए जल्दी से, जब दिया रहेगा तो इसे सॉल्व करिएगा। एक और मेथड बताते जी, हाँ रहने दिया था, 2 ही मेथड। चलिए ठीक है, तब क्वेश्चन लिखिए। सिद्ध कीजिए कि बिंदु ए और ब्रैकेट में लिखिएगा बच्चों 1,2,7, 1,2,7 हो गया क्या, बी 2,6,3 और सी 3,10,-1 संरेख है। तो सुनिए बता रहे यार, एक पहला मेथड क्या बताए थे कि 3 वेक्टर को पहले 2 वेक्टर में कन्वर्ट करिए। आप ए को पकड़िए और ए बी वेक्टर निकाले। देखो बच्चों बड़ी आसान है, इधर ध्यान देना सब। ए बी का मतलब क्या हो गया, बी माइनस ए, बी माइनस ए। चलिए 2 में से 1 घटाइए, कितना बचेगा, 1, और पहले वाले के साथ क्या लगाते हैं, आई कैप। 6 में से 2 घटाइए, कितना बचेगा, 4, दूसरे वाले के साथ जे कैप। 3 में से 7 घटाइए, कितना बचेगा, -4, तीसरे वाले के साथ के कैप। अच्छा ए बी निकल गया, आप ए सी वेक्टर निकालिए, सी माइनस ए। 3 में से 1 घटाइए, 2 आई कैप। 10 में से 2 घटाइए, है ना, 8 जे कैप, और -1 में से अगर 7 घटाएंगे, -8 के कैप। सही है क्या बच्चों। अब ए मेरे बच्चों तनी ध्यान से निहारो, अगर 2 कॉमन कर लेंगे इसमें से तो बचेगा आई कैप प्लस 4 जे कैप -4 के कैप। बोलो सही है क्या, यानी ऊपर वाला वेक्टर आ गया क्या बच्चों। तो हम लोग बोलेंगे ए सी बराबर 2 टाइम्स ए बी वेक्टर, इसलिए दिए गए बिंदु संरेख है, इसलिए बिंदु क्या है जी, संरेख है। नोट करिए जल्दी से। अब इसके बाद हम लोग चर्चा करते हैं बच्चों एकांक सदिश। सर जी एकांक सदिश क्या होता है, या इसको हम लोग कहते हैं मात्रक सदिश, यूनिट वेक्टर इसको इंग्लिश में बोला जाता है। यार एकांक का मतलब होता है 1, यानी ऐसा सदिश जिसका परिमाण 1 हो, ऐसे सदिश को हम लोग क्या कहते हैं, एकांक सदिश कहते हैं। परिमाण कितना होना चाहिए, 1 होना चाहिए। उसके बाद ये मेरे बच्चों इसे टोपी लगा के रिप्रेजेंट करते हैं। और एक मजे वाली हम बात बताएं कि ये भैया जो एकांक सदिश होता है यह सदिश के दिशा को बताता है। तो यह दिशा के बारे में बताता है, किसके बारे में बताता है, डायरेक्शन। नाम मत समझिएगा कौनों के, कुटुंबों करिए कुल। अच्छा ये बच्चा सुनिए, अब यार इसका फार्मूला क्या होता है, एक बात याद रखिएगा। एकांक सदिश का फार्मूला बड़ा आसान है बच्चों। एकांक सदिश बराबर होता है वेक्टर यानी सदिश बटे सदिश का परिमाण। बहुत आसान है बच्चों, यह कक्षा 11 में आप लोग चाट के पढ़े होंगे। अब जैसे मान लीजिए एकांक सदिश हमने लिखा, ए का एकांक सदिश यानी ए कैप निकालना है। ए कैप का मतलब वेक्टर ए का एकांक सदिश। तो भैया हम लोग बोलेंगे भैया सदिश का वैल्यू और बटे सदिश का परिमाण, यानी सदिश में जब उसके परिमाण से भाग दे देंगे तो हमको क्या मिल जाएगा, एकांक सदिश। अब जैसे मान लीजिए आपको बी का, वेक्टर बी का एकांक सदिश निकालना है, तो वेक्टर बी बटे बी का परिमाण। बड़ी आसान है बच्चों एकांक सदिश निकालना। अगर मान लीजिए सी कैप निकालना है तो सी का, ठीक ना, वेक्टर बटे सी का क्या मेरे बच्चों, परिमाण। खत्म कहानी, दम नहीं है इसमें। नोट करिए तो जल्दी से। इस पर क्वेश्चन आता है तनी बोर्ड में, थोड़ा सा ट्विस्ट कर देते हैं सब क्वेश्चन वहां, तो याद रखिएगा इसका परिमाण 1 होता है। कभी काल क्वेश्चन दे देता है कि यदि, ठीक ना, दिया गया वेक्टर एकांक सदिश है, यूनिट वेक्टर है, तो बताइए x का मान कितना होगा। तो बच्चों को क्लियर ही नहीं रहता, यूनिट वेक्टर है तो क्या होगा, उसका परिमाण 1 होगा। खत्म कहानी। परिमाण कैसे निकलता अभी बता दे रहे हैं। अब यार परिमाण कैसे निकलता है, क्वेश्चन में वेक्टरवा तो दिया रहेगा, उसका परिमाणवा निकालना पड़ेगा। तो भैया परिमाण का मतलब क्या होता है, पहले परिमाण का मतलब समझिए। ए बच्चों किसी भी वेक्टर के परिमाण का मतलब होता है मूल बिंदु से दूरी। अच्छा यार एक ठो राइमिंग बन गया भाई। परिमाण का मतलब मूल बिंदु से दूरी, बहुत बड़ी है मजबूरी और ठंडी में स्कूल जाना है जरूरी। तो भैया परिमाण का मतलब क्या होता है जी, मूल बिंदु से दूरी। अब जैसे मान लीजिए एक वेक्टर दे रखा है, वेक्टर ए बराबर दे रखा है a1 आई कैप, b1 जे कैप और c1 के कैप। ध्यान देना सब। तो ए बच्चों अगर हम लोग, ठीक ना, आई जे के हटा दे और कोमा लगा दे तो इसका बिंदु रूप मिल गया। और ए बताइए सुनिए,
मेरे बच्चों एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, जेड ऐसे निकला रहता है, लेकिन भैया हवा में खींचेंगे तो पता नहीं चलेगा, आप लोग भाग जाएंगे, कहेंगे लग रहा है जी भूत हो गए हैं, ठीक ना। अच्छा, मूल बिंदु का निर्देशांक होता है 0,0,0, और अगर तीनों पॉजिटिव हैं तो पहले चतुर्थांश में होंगे। क्यों? ए भैया यहीं पर हमने A1 B1 C1 आराम से रख दिया और इसको मूल बिंदु से मिला दिया, और मूल बिंदु से जो यह दूरी निकालेंगे, यह दूरी किसको बताएगा भैया? वेक्टर ए के परिमाण को बताएगा। मॉड में वेक्टर ए लिखा है, इसका मतलब वेक्टर ए का परिमाण। तो मूल बिंदु से जो दूरी होता है मेरे बच्चों, वो परिमाण को बताता है। किसको बताता है? परिमाण को। अब ध्यान दीजिए, अब आप लोग कक्षा 10 में पढ़े होंगे डिस्टेंस फार्मूला, √(x2 - x1) का होल स्क्वायर। क्यों बच्चा? y2 - अरे 0 घटाएंगे तो कोनो फर्क पड़ेगा क्या? समझ में आ गया क्या? तो यही फार्मूला होता है मेरे बच्चों परिमाण निकालने का। तो लोग कहते हैं कि अरे बेटा परिमाण निकालना तो इसको ध्यान से निहारो ना, एक तो करड़ी बना लेना। अब करड़ी के अंदर देखो A1 स्क्वायर है, इसका मतलब जिस वेक्टर का परिमाण निकाल रहे उस वेक्टर में i कैप के आगे का स्क्वायर प्लस j कैप के आगे का स्क्वायर प्लस k कैप के आगे का स्क्वायर, खत्म कहानी। यही होता है परिमाण। अब जैसे मान लीजिए इस पर एक क्वेश्चन हम करवा दें कि हमारा फेवरेट वेक्टर ए बराबर दे रखा है 2i कैप - 3j कैप प्लस 4k कैप, और सर जी आपको निकालना है वेक्टर ए का परिमाण। तो कुछ मत करिए, एक तो करड़ी बनाइए, i कैप के आगे 2 का स्क्वायर 4, j कैप के आगे -3 का स्क्वायर 9, k कैप के आगे 4 का स्क्वायर 16। सॉल्व कर लीजिएगा मेरे बच्चों, रूट में 29 आ जाएगा। तो देखिए परिमाण का मतलब होता है मूल बिंदु से दूरी, यह आपको याद रखना पड़ेगा, ठीक है ना। नोट करिए जल्दी से। हाँ, रियल मीनिंग तो यही होता है। ए बच्चों, स्केलर ट्रिपल और वेक्टर ट्रिपल यानी अदिश त्रिगुणन और सदिश त्रिगुणन आपके सिलेबस से हटा दिया गया है। तो आज के लिए इतना ही रहने देते हैं, ठीक ना। अब इसके बाद कल हम इस पर क्वेश्चन करवाएंगे, चर्चा किया जाएगा कल इस पे।